चलिए आज हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे? कल के क्लास में क्या चीज़ पढ़े थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल कैसे निकलता है। पता चला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनगिनत होता है। अगर बात किया जाए कि परिमेय वास्तविक संख्या के परिवार से अगर दोनों चर को लिया जाए तब कितना हल होगा। अगर प्राकृतिक संख्या से परिवार से लिया जाए x और y का मान तो कितना हल होगा? सीमित होगा। क्या होगा? सीमित, अनगिनत नहीं होगा। और कोई पूछ दे कि वास्तविक संख्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है? अनगिनत हल होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनगिनत होता है। इस वजह से हम लोग को परफेक्ट मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को वो कभी भी दो चर वाला रैखिक समीकरण सिंगल नहीं देगा। सिंगल देगा तो हम लोग को परफेक्ट मान नहीं पता कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग को दो चर वाला रैखिक समीकरण का दो गो समीकरण देगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब दो गो समीकरण देगा तो उसको क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा का मतलब दो गो। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म देगा, बोलेगा हल निकालिए। उसी को चैप्टर का नाम दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का हल निकालना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल कितने तरीके से निकाल सकते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का हल हम लोग 5 तरीके से निकाल सकते हैं। कोई भी तरीके से निकालेंगे सबका आंसर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलिए जैसे कि देख लीजिए, हम लोग पहला ले लेते हैं। पहला कौन नियम था? जल्दी बोलो। तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। पहले हम लोग कोई समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, किताब देखो तो, देखो किताब। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक समीकरण लिए 2x + 3y = 19। कल के क्लास में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या चीज बताया गया? 2x + 3y = 19 है। ये तो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण केवल एक है, तो एक वो है तो इसका तो अनगिनत हल निकलेगा। इस वजह से हम लोग को क्या करता है एग्जामिनर, क्या देगा आपको? दो समीकरण देगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो समीकरण देगा। इसे क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसको आप बहुत तरीका से इसके x और इसके y का मान निकाल सकते हैं। पहला तरीका है तुलनात्मक विधि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? कंपैरिजन। क्या होगा इसमें बताओ तुम? PARIS। सही बताया समझे? हाँ, बाई कंपैरिजन हो गया। तो तुलनात्मक विधि का अंग्रेजी क्या होता है? बाई कंपैरिजन होता है। दूसरा कौन सा नियम है? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या है? प्रतिस्थापन विधि। इसका अंग्रेजी क्या होता है? बाई डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज होता है? डिस्प्लेसमेंट। बाई डिस्प्लेसमेंट हो गया। तीसरा कौन सा नियम से आप इसका हल निकाल सकते हैं? लुप्तीकरण। क्या चीज होता है? लुप्तीकरण विधि। तीसरा क्या होता है? लुप्तीकरण। इसको ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाई। लुप्तीकरण से बोलता है ना, फ्री फायर खेल रहे हैं, एक बैग लुप्त हो गया बंदा, तो क्या बोलिएगा? एलिमिनेट हो गया। बोलते हैं ना कि एलिमिनेट, यानी खुद ब खुद पता ना चला कहाँ चल रह गया, तो उसी को बोलते हैं एलिमिनेट। ठीक है, बाई एलिमिनेशन। बाई
एलिमिनेशन। ठीक है। चौथा कौन सा नियम होता है? वज्र गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड होता है कि वज्र गुणन होता है? वज्र गुणन विधि। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में कहा जाता है बाई वज्र गुणन का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना करना। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। बाई एलिमिनेशन, बाई डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसके स्थान को इधर उधर करेगा। बाई कंपैरिजन यानी कंपेयर करेगा, तुलना करेगा। लुप्तीकरण में क्या है? बाई एलिमिनेशन, वज्र गुणन विधि, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पांचवा क्या है? अनुपात निर्णय विधि। किससे? अनुपात निर्णय विधि। इसका अंग्रेजी क्या होता है? बाई रेशियो। क्या चीज? रेशियो, बाई रेशियो। ठीक है। तो ये आपका 5 तरह का नियम है। पांचों तरीके से आप बनाइएगा, इसका हल निकलेगा और पांचों तरीके से सेम हल निकलेगा। x का भी वही मान और y का भी वही मान। आज 3 चीज पढ़ेंगे, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विधि। काफी आसान है। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विधि। इससे ये पता चल रहा है तुलनात्मक में कि किसी चीज का किसी चीज के साथ तुलना करेगा। प्रतिस्थापन विधि में ऐसा लग रहा है किसी चीज को हटा करके उसके स्थान पर दूसरा चीज रखेगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। लुप्तीकरण विधि में ऐसा लग रहा है कोई किसी को विलुप्त कर देगा, लुप्त कर देगा। तो इसी को बोलते हैं बाई एलिमिनेशन। वज्र गुणन विधि, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगले क्लास में, और अनुपात निर्णय विधि क्या सिखाया जाएगा? अगले क्लास में। तो ये 3 चीज हम लोग सीखते हैं आज। तुलनात्मक विधि क्या होता है? तो तुलनात्मक विधि में ऐसा किया जाता है कि इसमें एक चर है, इसमें एक और चर है, तो के चर हो गया, 2 चर हो गया। तो समीकरण को पकड़ करके किसी एक चर को रोक के बाकी सब क्या कर देते हैं? उधर कर देते हैं। जैसे कि देखिए, समीकरण को पकड़े 2x + 3y = 19, 2x = 19 - 3y, x बराबर क्या हो जाएगा? 19 - 3y/2। आप कह रहे हैं इस समीकरण में ऐसा पता चला कि x बराबर 19 - 3y/2 होता है। दूसरा, ये समीकरण का हो गया। अब इस दूसरा समीकरण को उठाते हैं, 3x + 4y = 26। इसको भी क्या करेंगे? यहाँ पर x के बराबर किए हैं तो इसमें भी क्या करने की कोशिश करेंगे? x के बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो 3x = 26 - 4y, x को रोके तो 26 - 4y/ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये समीकरण 1 था, है ना? ये समीकरण 2 था। तो समीकरण 1 को x के बराबर किए तो ऐसा पता चला, समीकरण 2 को x के बराबर किए तो ऐसा पता चला। देख रहे हैं x बराबर इतना, x बराबर इतना, तो x बराबर कोई चीज है, फिर वही x बराबर ये भी है। इसका मतलब कि ये दोनों भी क्या बराबर है? राम श्याम के बराबर है, राम हनुमान के बराबर है, दोनों तो सेम है। राम श्याम के बराबर है और राम गोविंदा के बराबर है, तो गोविंदा और श्याम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड का तुलना करने पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बराबरीकरण कर रहे हैं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 19 - 3y/2 = 26 - 4y/3। बाकी क्या कर देंगे? इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 3 × 19 - 3y = 2 सब नोट हो रहा है, बिन नोट किए कोई फायदा नहीं पढ़ने का, है ना? 19 × 3 = 57 - 3 × 3 = 9y = 26 दूनी 52 - 4 दूनी 8y। ऐसा करने से देख रहे हैं कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। था तो 2 चर, पर एक चर इसमें से नष्ट हो गया, x खत्म हो गया, बचा क्या चीज? y। तो एक चर वाले का हल कैसे निकलता है पहले ही क्लास में बता दिए इसको। ठीक है, तो चलिए
-9y, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर दिया जाए, -57 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। y 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है तो क्या कहेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, -5। माइनस से माइनस खत्म तो y बराबर 5। जैसे ही एक चर का एक अज्ञात चीज जो आपको नहीं पता था, यहाँ पे आपको x भी नहीं पता था कि x की जगह पे क्या है, y के भी बारे में नहीं पता था कि y के जगह पे क्या है। अब देखिए कि y नहीं पता था लेकिन पता हो गया कि y की जगह पे क्या है, 5 है। तो जैसे ही एगो अज्ञात चीज पता चला, एगो चीज पता चला, दूसरा चीज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा का अपने आप, खड़े खड़े निकल जाएगा। कुछ करना पड़ेगा है कि नहीं, क्या करे पड़ेगा कि इस मान को किसी समीकरण में रख देंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे। क्यों, क्योंकि जान रहे हैं y भी यहाँ भी है यहाँ भी है, किसी में भी रखिएगा इस y का मान, तो जैसे ही y का मान 5 रखिएगा तो 5 चौके 20 चर में बदल जाएगा, या 5 तिया 15 चर में बदल जाएगा। जैसे ही अचर में बदलेगा, किस में बदलेगा, 5 चौके 20 और 5 तिया 15 अचर में बदल जाएगा। अब इसमें कितना है, ये तो अचर में बदल गया, बचेगा एक चर। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण तो हम लोग आराम से हल निकालते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए रखते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखिए समीकरण फर्स्ट में क्या चाहिए, y का मान, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, फर्स्ट में रखने पर किसका मान, y का मान रखिए। 2x + 3y बराबर 19, 2x + 3y का मान तो आपको पता है कि 5 होता है, तो यहाँ 5 दिए बराबर 19। गौर कीजिए अब ये क्या बन गया है, 2x + 5 दिया 15 बराबर 19। अब ये जो समीकरण है ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बच गया। एक चर वाले रैखिक समीकरण, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करते हैं। 2x बराबर 4, x को रोकेंगे तो 4/2, 2 दूनी 4। पता चला कि x का वैल्यू क्या है, 2 है। तो काफी आसानी से क्या हो गया, तुलनात्मक विधि से x का मान और y का मान पता चल गया। यही तो कहता है कि इसका क्या निकालिए आप, x और y का मान निकालिए। कहेगा तुलनात्मक से, तो इस तरह से करेंगे, किसी एक चर को, पूरे एक चर को रोक करके बाकी सबको उधर कर दिया जाए। तो पता चला कि x बराबर इतना होता है, फिर दूसरे समीकरण को पकड़ के सारे चीज को उधर भेज देंगे, x बराबर इतना हो गया। और ये जब x बराबर इतना यानी कि ये और ये क्या है, बराबर है। समझ में आया। उसके बाद फिर हम बोले कि बराबर है तो इसका तुलना करके इसका क्या कर दिया, गुना करने पर क्या गया, y का मान 5 पता चल गया। जैसे ही एक अचर का मान पता चला, एक चर का मान पता चल गया 5, तो इसको 5 को चाहे इस समीकरण में चाहे इस समीकरण में रखिएगा। जैसे ही रखिएगा तो ये समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर हम y का मान रखें तो इसमें कितना चर बच गया इस समीकरण में, इस समीकरण में कितना चर बचा है, इस समीकरण में 2x + 15। तो ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बच गया। एक चर वाले रैखिक समीकरण का तो मान निकल जाएगा, 2x + 15 बराबर 19। तो 2x बराबर 19 माइनस क्या हो जाएगा, 15, 19 माइनस 15। तो 2x बराबर 19 में से 15 गया तो 4, x बराबर 4/2, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 2 आंसर आ गया। तो इसी को कहते हैं तुलनात्मक विधि, बाई कंपैरिजन। कंपेयर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कंपेयर। समीकरण 1 का x कैसा दिखता है, समीकरण 2 का x कैसा दिखता है, और ये दोनों क्या कर दिएगा, बोलेगा उसका x ऐसा दिख रहा है, इसका x ऐसा दिख रहा है, यानी कि ये क्या सेम है ना। इसी को कहते हैं कंपैरिजन या फिर तुलनात्मक विधि। समझ में आया। जिस तरह से आप चर x को बराबरी में किए उस तरह से हम लोग y का भी बराबरी कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं ऐसे भी। अब आते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि में। ये कौन सा विधि था, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक, ये पहला नियम था, तुलनात्मक विधि। ठीक है, वो भी बताइए देते हैं कि y के बराबर कैसे किया जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो फोटो नहीं खींचे तो कल खींचा हुआ था ना जी, इसका इसको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, देख लीजिएगा। अभी हम x को पकड़ के सारे चीज को उधर किए थे, क्योंकि हमको तुलना करना था कि यहाँ पर x कैसा दिखता है और दूसरे समीकरण में x कैसा दिखता है। यहाँ पे x ऐसा दिख रहा है, दूसरे समीकरण में x ऐसा दिख रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर।
उसी तरीके से हम पहला समीकरण को पकड़ करके अब देखते हैं कि y कैसा दिखता है। तो y को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 2x, 3y बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 2x। तो 19 माइनस 2x बटे क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर पता चला कि y कैसा दिख रहा है 19 माइनस 2x बटे 3 की तरह दिख रहा है। अब दूसरा समीकरण को पकड़ेंगे, यह पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण को पकड़ते हैं। इसका कैसे करेंगे, इसमें y देख लिए कि ऐसा है, अगला भी हम किसका कोशिश करेंगे y को देखने का कोशिश करेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 26। तो 4y को रोकेंगे तो 26 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3x, y को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस 3x बटे 4। पता चला कि यहाँ y कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ y 19 माइनस 2x बाई 3 है, यहाँ y 26 माइनस 3x बाई 4 है। बोल रहे हैं क्या करेंगे कि यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर ये ऐसा, राम श्याम के बराबर, राम गोविंदा के बराबर, तो गोविंदा और श्याम क्या हो गया तुलना कर दिए कि ये उसके बराबर, ये उसके, बोलता है ना अम्मी अबू बोलते हैं देख तो फलानवा कितना अच्छा लग रहा है, कितना पढ़ा है बचवा, बोलते हैं ना आदमी, देख तो फलानवा जाके तू ना पढ़ रहे नहीं, घर वगैरह जाके देख पढ़ रहे हो तू बोलता है कि हम वगैरह उस सब तुलना मत कर हमरा। तुलना का मतलब बराबरी करना, तुलना का मतलब बराबरी करना। तो बराबरी करण क्या कहता है, तुलना कहलाता है। तो इस वाई बोल रहा है वाई इसके बराबर, वाई इसके बराबर, यानी कि ये और ये क्या है बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 का समीकरण 2 का तुलना करने पर क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। चलिए तुलना कीजिए, क्या कीजिएगा 19 माइनस 2x बाई 3 बराबर 26 माइनस 3x बाई 4। तुलना करने से क्या होता है, देखिए अभी तक में समीकरण में क्या था, दो चर था। अब देखिए दिख रहा है एक चर। जैसे ही एक चर दिखा आपको क्या हो जाएगा, एक वैल्यू पता चल जाएगा। एक चर है, एक समीकरण है, तो एक वैल्यू पता चल जाएगा। इसी के पहले यही क्वेश्चन में हम पहले x के बराबर किए थे, अब y के बराबर कर रहे हैं, मान तो वही निकलेगा x और y का। चलिए 4 गुने क्या हो जाएगा 19 माइनस 2x बराबर 3 गुने 26 माइनस 3x। तो 19 चौके कितना हो जाएगा, 19 चौके हम 36 लिखे वाले थे, बताओ। माइनस 4 दूनी 8x बराबर 26 तिया 72 क्या 78, 78 माइनस 3 तिया 9x, ठीक है। माइनस 8x प्लस 9x, बहुत गलती हो रहा है जी, माइनस 8x प्लस 9x बराबर 78 माइनस 76। 9 में से 8 गया तो x बचा बराबर 2। वहाँ भी x बराबर 2 निकला था, फिर से x बराबर 2 ही निकला। किसी भी तरीके से निकालिए, आपका क्या होगा आंसर वही आने वाला। एक चर का मान जैसे ही आपको पता चला, उस चर को किसी भी समीकरण में धर देना है। जैसे हमको किसका मान पता चल गया, x का मान पता चल गया, तो बोलेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो भी आपका y का मान निकल जाएगा, और समीकरण 2 में रख दीजिएगा तो भी y का मान पता चल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 19। 2 गुने x का मान तो आपको पता है, यहाँ आप क्या रख देते हैं 2 प्लस 3y बराबर 19। अब 3y बराबर 19, ये 2 दूनी 4 था, उधर गया तो माइनस 4। 3y बराबर क्या हो गया 15, तो y बराबर क्या कहिएगा 15/3, तो 3 पचे 15। यहाँ पर y का मान क्या निकला, यहाँ पर y का मान 5 ही निकला। क्योंकि वही क्वेश्चन था, तो आपका हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी नियम बनाने से x का मान 2 और y का मान 5 ही निकलने वाला है, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, तुलनात्मक विधि हो गया। अगला कौन सा नियम है, अगला आप यही क्वेश्चन को किस विधि से बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तुलनात्मक विधि में क्या पता चला, बाई कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे थे कि इसमें देखते हैं x कैसा दिखता है, इस समीकरण में देख रहे हैं कि x, पहला समीकरण में देखें कि x y, पहले x देख रहे थे, अब क्या देख रहे हैं y कैसा दिख रहा है 19 माइनस 2x बाई 3। दूसरे समीकरण में y कैसा दिख रहा है 26 माइनस 3x बाई 4। तो बोले कि y यहाँ पर ऐसा, y यहाँ पे ऐसा, यानी कि ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। बराबरीकरण किए यानी कि तुलना कर दिए, इसलिए इसका नियम क्या कहलाया, तुलनात्मक नियम या फिर विधि कहलाया।
ऐसा करने से क्या हो गया, ये समीकरण एक चर में बदल गया, एक चर वाले का मान आराम से x बराबर 2 निकल गया। जैसे ही एक चर पता चल गया आपको, उसमें क्या किसी भी एक समीकरण में रख देने पर उसको क्या हो जाएगा, आपका अगला चर y का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ x का मान पता चला, y का मान भी पता चल गया। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या चीज देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। ठीक है, सब नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे भेज देते हैं। कुछ मिटा ना दिया ज्यादा। तो अगला नियम से भी क्या आने वाला है, x बराबर 2 और y बराबर 5 ही आने वाला है। देख लेते हैं आता है कि नहीं। अगला क्या आपका प्रतिस्थापन विधि। दूसरा तरीका क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यानी कि बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किसी एक चर को हटा करके उसके जगह पे दूसरे चर को रख देना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी एक समीकरण पकड़िए, इस समीकरण को पकड़िए चाहे इस समीकरण को पकड़िए, कोई भी एक समीकरण को पकड़ लेना। पकड़िए, हम पहले समीकरण को पकड़ लेते हैं, 3y बराबर 19। और आपको क्या करना है, एक चर जैसे कि x जैसे पिछले बार किए थे तुलनात्मक विधि में, तो क्या कहिएगा, 2x बराबर 19 माइनस 3y। तो 2x बराबर क्या कह सकते हैं आप, x बराबर 19 माइनस 3y बटे 2। बस इतना ही करना है इसमें। अब बोलिएगा कि x का मान यहाँ 19 माइनस 3y बटे 2 दिख रहा है। इस x के मान 19 माइनस 3y बटे 2 को अगर इस समीकरण को पकड़ के ये चीज लाए हैं तो दूसरे समीकरण में रखिएगा, अगर इसको पकड़ के लाए हैं तो इस समीकरण में x का मान रखिएगा। तो बताइए, हम इससे पकड़ के लाए हैं ना, समीकरण फर्स्ट से पकड़ के लाए हैं, x बराबर इतना होता है, तो हम क्या कहेंगे, ऊपर वाला x का मान, यही ना ऊपर वाला x है, तो बोलेंगे ऊपर वाले x के मान को चूंकि समीकरण 1 से लाए हैं तो इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण, हमेशा बस यही ध्यान देना है इसमें, अगर समीकरण 1 से किए हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से धंधा पानी किया तो कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर रखिए इसको, 2 में 2 कैसा दिख रहा है, 3x प्लस 4y बराबर 26। बोल रहा है x के जगह पे 19 माइनस x बराबर 19 माइनस 3y बटे 2, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं 19 माइनस 3y बटे 2 रख सकते हैं कि नहीं। 3 गुने 19 माइनस 3y बटे 2 बरोबर 6 है कि नहीं, 4y रह गया, प्लस 4y बराबर 26। अब गौर कीजिए, इस समीकरण में मात्र एक चर दिख रहा है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण तो हम लोग आराम से 8वां में पढ़े हैं, 8वां 9वां में। देखिए कैसे बनेगा, 3 को क्या कर देंगे, उसमें गुना कर देंगे, तो 19 तिया कितना हो जाएगा, 19 तिया 57 माइनस 3 तिया 9y बटे प्लस 4y बरोबर, पूरे का एलसीएम कर लेंगे है ना, इसके नीचे 1 है तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1 सारे के साथ जाके गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 57 माइनस 9y प्लस 1 2 के साथ गुना होगा कि भागा पड़ेगा, 1 से 2 में भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा, 2 को क्या कर देंगे, 4 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8y बराबर 26। ठीक है, इसको ऐसे कर देता है। अब इसको ऊपर ले आते हैं, 57 माइनस 9y में से 8y जाएगा तो कितना बचेगा, y बटे बराबर, तो 57 माइनस y बराबर 26 गुने इस 2 को उधर कर देते हैं। ठीक है, तो 57 माइनस y बराबर क्या होगा, 26 दूनी 52, माइनस y को इधर ही रखिए, 52 57 को उधर भेज दिए, तो माइनस y बराबर क्या बचा, -5। यहाँ पे गौर कीजिए, y बराबर क्या निकला, 5 ही निकला। तो ऐसा करने से आप चाहे तुलनात्मक विधि बनाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि बनाइए, कोई भी विधि बनाइएगा, सबसे पहले किसी एक चर का मान आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको y नहीं पता था तो y का मान पता चल गया 5। ये कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। कैसे, क्यों, क्योंकि हम पहले देखें कि x कैसा दिखता है, ठीक है,
उसके बाद x जैसा दिखता था x के जगह पे दूसरे समीकरण में x जहाँ पे उसी को रख दिए। यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 26 था, तो बोले x तो 19 माइनस 3y बटे 2 है, तो दूसरे समीकरण में 3 का 3 x के जगह पे 19 माइनस 3y बटे 2 रख दिए। अब प्लस 4y का प्लस 4y, इसी को कैलकुलेशन किया गया तो y बराबर कितना निकला। जैसे ही एक चर का मान निकला तो आप बार बार वही कीजिएगा, बोलेंगे एक चर का मान पता चला, किसी भी समीकरण में इसको रख दीजिएगा तो दूसरे चर का ही मान आराम से निकलेगा। तो इसको किसी भी रख सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, समीकरण y का मान क्या लिख देते हैं, y का मान किसी भी समीकरण रखने पर, तो कोई फिक्स कर देना तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट किस में, दूसरा में रख दें, पहला ही में रख दें, इसमें रख दें। आप इसमें भी रख सकते हैं लेकिन ज्यादा बेस्ट किसमें रहेगा, इसमें रहेगा। ठीक है, चलिए y का मान समीकरण फर्स्ट में। अब बोलिएगा ज्यादा बेस्ट क्यों, पता है जो इससे ज्यादा आसान ये है पर बेस्ट ये। हम बोले ये कैसे हो गया आसान और बेस्ट, तो कोई चीज का आदत बनाना पड़ता है। जब आप देख रहे हैं कि पहला नियम में भी हम किसी का मान निकला था तो उसको समीकरण में जाकर रख दिए थे पटदमन, तो आप वही आदत बना लीजिए कि किसी का ये मान निकला डायरेक्ट समीकरण में रखेंगे और 20 से हमको कोई मतलब नहीं है। 10 तरह का नियम बनेगा तो थोड़ा टेंशन रहेगा। इस वजह से इसका मान क्या रखेंगे, डायरेक्ट एगो चर का मान पड़ेगा समीकरण में, एगो चर का मान पड़ेगा समीकरण 1 या समीकरण 2 में जाके धर देंगे, ज्यादा आसान रहता है। चलिए 1 में रखने पर आसान तो ये पर बेस्ट किसी समीकरण में रखना। चलिए रखते हैं 1 में रख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 19। 2x प्लस 3y क्या, y क्या मान निकला, 3 का 3 y का मान 5 आया बराबर 19। 2x बराबर 19, अब 15 चल गया उधर तो क्या हो गया माइनस में, 2x बराबर 4, तो x का मान क्या निकला 2, x का मान क्या निकल गया 2 निकल गया, हो गया प्रतिस्थापन विधि। x का मान समीकरण ऊपर वाले x के मान को समीकरण 2 में रखने पर किसी x मान उसी में रखना पड़ेगा। 1 में रख करके देखिए क्या होता है, पूरा खत्म हो जाएगा। दिखा दे 1 में रख के, ठीक है दिखा देते हैं, मिटा दें इसको। समझ में आया क्या किए हम लोग प्रतिस्थापन विधि में। कोई दो आपका समीकरण का युग्म दिया रहेगा, दो चर वाला समीकरण, दो चर वाला समीकरण है, दो चर वाला दो समीकरण है, इसलिए बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म का हल निकालना। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल 5 तरीके से निकाल सकते हैं, जिसमें से एक तरीका पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, किसी एक चर को देखें कि x बराबर 19 माइनस 3y बटे 2 है, दूसरे समीकरण में देख x की जगह पे क्या धर देंगे, इसको रख देंगे। रख देने पे क्या हो जाएगा, एक चर का मान पता चलेगा, उसको बोलिएगा कि y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर निकल जाएगा x बराबर 2 आपका। समझ में आया, मिटाते हैं। ये फोटो खींचे थे, चलिए आगे देखिए। ओह समीकरण ने मिटा दिया हम। समीकरण याद है किसी को, है समीकरण किसी को याद है, जल्दी बोलो। 2x प्लस 3y बराबर 19, और दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण क्या था, थ्री एक्स प्लस 4y बराबर 26, 3x प्लस 4y बराबर 26। ठीक है, ये आपका दो समीकरण दिया हुआ। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। पिछले बार में क्या किए थे कि हम x को x के जगह पे सब्स्टिट्यूट किए थे। इसको आप क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट बोलता है ना कि एग्जाम में धराया सब्स्टिट्यूशन में, यानी कि किसी के जगह पे दे रहा था एग्जाम, उसी तरीके से किसी के जगह को हटा करके दूसरे जगह पे
बैठ जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम पहले x वाला किए थे, x के जगह पे 3x था ना पहले, तो x के जगह पे हटा करके रख दिए थे मान। अब क्या करते हैं, y को देखते हैं कैसा है। किसी भी एक समीकरण को पकड़ लेते हैं, चाहे 1 को चाहे 2 को। बड़ी बार 1 को पकड़े, बड़ी 2 को पकड़ लेते हैं। 3x + 4y = 26। अब ये हम y से सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, यानी कि y के जगह पर हम कुछ रखना चाह रहे हैं। तो 4y बराबर क्या कीजिएगा, 26 - 3x। और यहाँ से तक पता चल गया हमको, क्या पता चल गया कि y कैसा दिखता है, 26 - 3x/4 के तरह। यानी कि y कहेंगे और 26 - 3x/4 कहेंगे, दोनों बात क्या है, सेम। इसको क्या बोलेंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण। चूंकि समीकरण 2 से ये हल निकाले हैं तो किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। अगर 2 में रख देते हैं, बाय द वे अगर हम गलती से 2 ही में रख देते हैं तो इसका देखिए क्या नतीजा होगा। y का मान क्या रख देते हैं, 2, ये में गलती कर रहे हैं जानबूझ के। y का मान 2 में रखने पर ऐसा लिखते हैं, रख करके देखते हैं क्या होगा। तो समीकरण 2 आपका है 3x + 4y = 26। 3x 4y के जगह पे क्या रख देते हैं, 4 का 4 और y के जगह पे 26 - 3x/4 = 26। तो 3x प्लस, अच्छा ये 4 ऐसे से काट सकते हैं, -3x बराबर, ये प्लस माइनस ये कट गया, 26 = 26। ये समीकरण तो आप सत्य दिखा रहा है, 26 = 26। हमको सत्य नहीं ना दिखाना, हमको क्या निकालना है, हल निकालना है कि x क्या होगा और y क्या होगा। यहाँ पे x वाला टर्म में कट गया तो कैसे पता चलेगा x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। ये दिखाया है कि ये 26 = 26 है, तो इससे हमको कोई फायदा तो नहीं है, हमको मान निकालना है। इस वजह से कभी भी सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अपनाते हैं तो किसी एक चर के देख लेते हैं कि ऐसा है, तो अगर पहला समीकरण का देखे हैं तो दूसरे समीकरण में रखेंगे उसके जगह पर। अगर दूसरा समीकरण से निकाल के देखे हैं तो उसको पहला समीकरण में रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग दूसरा समीकरण से निकाल के देखे हैं और दूसरे में रख दिए तो क्या हो गया, मान नहीं निकला। हम लोग को तो मान निकालना है, हम क्या रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए 2x प्लस, और किसी का कोई सवाल पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं हमको, प्लस 3y × 26 - 3x/4। यहाँ पे क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, x y को उड़ा करके देख रहे हैं कि y के जगह पे 26 - 3x/4 है, y को हटा करके किसको रख दें, 26 - 3x। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से बस यही होता है कि y हट जाएगा, x के टर्म वाला आ जाएगा। जैसे ही x के टर्म वाला आ जाएगा कहेंगे तो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, इसका आसानी से हल निकल जाएगा। प्लस 26 दिया कितना होता है, 78 - 3 दिया 9x/4 = 19। अब सारे का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1 चौके 4 भागा दे रहे हैं तो 1 से 4 में भाग देगा 4, 4 दूनी 8x, बीच में प्लस तो प्लस दे दिए, 4 × 4 78 - 9x बराबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, क्या कहिएगा, 8x + 78 - 9x बराबर 19 × 4 कर दें ऐसे, ठीक है। तो 8x + 78 - 9x बराबर 76 कर देते हैं। चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देते हैं, तो 76 माइनस क्या हो जाएगा, -x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इससे इसे कट गया। हर बार क्वेश्चन में देखिए कि x का मान 2 और y का मान 5 निकल रहा है। अभी एक ही चर का मान निकला है, एक चर का मान निकला, क्या बोलेंगे, x का मान समीकरण। अब यहाँ से आपको कोई रोक टोक नहीं है। अब सोचिएगा कि इससे दूसरा समीकरण से लिए हैं, दूसरा में रखना तो गलत हो जाएगा, नहीं, अब किसी में भी रख दीजिए। एक चर का मान निकलने के बाद आप बिल्कुल मतलब कि मुक्त हो जाते हैं, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, ऐसा नहीं है कि 2 में रखें तो गलत हो जाएगा। चलिए 2 ही में रख देते हैं। 2 में रखने पर रख दिए, 2 कहाँ लाया, ये पकड़ा करके 3x + 4y बराबर 4y बराबर 26 हो गया।
x का मान हमको 2 पता चला है, 3 गुने x था तो 3 गुने 2 कर दिए, 4y बराबर 26, 4y बराबर 26 माइनस 3 दूनी उधर चली गया तो 6, तो 4y बराबर 20 हुआ। तो पता चला कि y बराबर 20/4 यानी कि y बराबर 5, वही मान निकला। पिछले बार हम y के जगह पे सब्स्टिट्यूट किए थे, x के जगह पे सब्स्टिट्यूट किए थे, x को हटा करके y वाला मान धर दिए थे। यहाँ पर y के जगह पे सब्स्टिट्यूट किए हैं, है ना। तो किसी भी तरीके से बनाइए आपका क्या होगा, वही मान निकलेगा। ठीक है, चलिए खींच लिए फोटो, आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसको। तो ये तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि समझ में आया कि ऊपर नीचे हो गया है? हाँ, एकदम बिल्कुल समझना है, नोट करना है। ऊपरी ऊपरी खाली देख लेवे से काम नहीं चलेगा। एकदम आराम आराम से सीखिए, बढ़िया से सीखिए। हड़बड़ावे से क्या होता है, हड़बड़ हड़बड़ करके आदमी कर लेता है लेकिन कंफ्यूजन बनल रह जाता है। ठीक है, तुलनात्मक और प्रतिस्थापन विधि में क्या किए, तुलनात्मक में देखें कि x इसका कैसा दिखता है, x इसका कैसा दिखता है, या फिर y इसका कैसा दिखता है, y इसका कैसा दिखता है, बोले y इसके बराबर, y इसके बराबर, तो ये इसके बराबर। तुलनात्मक विधि में हम दोनों चर का क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए। प्रतिस्थापन विधि में यानी कि सब्स्टिट्यूशन में एक को हटा करके दूसरे को धर दिए। कोई एक समीकरण से पकड़ करके x का मान निकाल लिए, चाहे y का मान निकाल लिए। x का मान निकालें तो दूसरे समीकरण में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अगर यहाँ पे y का मान निकालें तो दूसरे समीकरण में y के मान को सब्स्टिट्यूट कर दिए। इसलिए क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक चीज को हटा करके दूसरे चीज को रख देना। अगला है लुप्तीकरण विधि। अगला क्या है, बहुत आसान है, जिस तरह से सब आसान है तभी का आसान है। लुप्तीकरण विधि यानी कि इसमें से कोई एक चर क्या होगा, लुप्त होगा। कहीं ना कहीं बाबू हम लोग हमेशा क्या कोशिश कर रहे हैं, कोई एक चर खत्म हो जाए या फिर एक चर पता चल जाए। हम लोग क्या कोशिश करते हैं, कोई एक चर पता चल जाएगा तो दूसरा चर आराम से पता चलेगा। यहाँ पे एक चर को खत्म कर देना है, तो खत्म कैसे होता है, तो देखिए खत्म करने का तरीका। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 2 है। अब हम सोचेंगे धीरे धीरे कि लुप्तीकरण, हमको इसमें से कोई एक चर को खत्म करना है। तो खत्म करना है तो हमको पता है कि अगर 2 है और 2 है, इसको खत्म करना तो एगो प्लस हो जाए, एगो क्या हो जाए, दोनों खत्म हो जाएगा। यानी कि कोशिश करेंगे, अगर x को खत्म करना चाह रहे हैं तो पहले तो ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, कुछ सेम होना चाहिए। सेम होने के बाद एगो प्लस एगो माइनस होना चाहिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर हम सोचेंगे y को बराबर करने के लिए कि ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाना चाहिए। ऐसा अगर हो जाता है तो क्या होने के बाद फिर एगो प्लस में कर देंगे, एगो माइनस में कर देंगे, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलेगा प्लस माइनस क्यों करते हैं, बताते हैं। ठीक है, चलिए हम x को बराबर करना चाह रहे हैं, x को लुप्त करना चाह रहे हैं। अगला क्या आपका, लुप्तीकरण विधि। तीसरा क्या है, लुप्तीकरण विधि। देखो तो कितना देर का वीडियो बन गया। लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि। चलिए, किसी एक चर को लुप्त करना है, खत्म करना है। खत्म करने का एक ही मकसद रहेगा, काश ये दोनों बराबर होता, चाहे ये दोनों बराबर होता। दोनों बराबर तो होता तो ठीक है, साथ ही साथ एगो प्लस में होता और एगो माइनस में होता तो पट दबन काट देते। तो आप बराबर करने का कोशिश कीजिए। हम बताए थे कि समीकरण है, ये आपका समीकरण है। अगर इधर 2 गुना करते हैं, खाली इधर 2 गुना करते हैं तो आपका समीकरण गलत हो जाएगा। अगर इधर 2 गुना किए हैं, इधर भी 2 गुना करते हैं तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, कैसे। अगर अपने मन से हम खाली इधर 2 गुना किया तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 4। पहले क्या था, 2 बराबर 2। समीकरण गलत हुआ कि नहीं हुआ। पर अगर हम ऐसा करते हैं कि इधर गुना किए हैं और इधर भी गुना कर दें तो आगे चल के क्या हो जाएगा, फिर ये 2 2 कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 हो जाएगा। इस वजह से समीकरण के उधर जो चीज गुना करते हैं, इधर भी गुना करने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। हाँ,
तो हम इसको बराबर करना चाह रहे हैं, तो बराबर करने का एक ही तरीका, आप जिसको बराबर करना चाहते हैं ना, किसको बराबर करना चाहते हैं, चर x वाले को कि y वाले को, तो एक बार x वाले को बराबर करके देख लेते हैं, एक बार y वाले को बराबर करके देख लेते हैं, लास्ट यही है। चलो बराबर करके देखते हैं। यहाँ पहले x वाले को बराबर करके देखते हैं। तो बराबर करने का नियम, आपको x के साथ 2, x के साथ 3, तो 2 और 3 का क्या ले लेना है, LCM, 3 दूनी, यानी कि LCM ये बताता है कि आखिर बराबर करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा। बराबर करने के लिए आप फ्री हो गए, यानी कि आप संतुष्ट हो जाइए। क्या बनाना है आपको, दोनों को 6 बनाना है। तो बताइए 2x में आखिर क्या गुना किया जाए कि 6 बन जाए, तो बोलिएगा 2x में तो पूरा में गुना करना पड़ेगा, 3 गुना किए, समीकरण के इधर 3 गुना किए हैं तो समीकरण के इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 3 दूनी 6, तो ये तो बन जाएगा, पर क्या 3 दूनी 6 ये बना है 6, तो इसमें क्या गुना करेंगे 6 बन जाए, तो इसमें हम क्या गुना करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो इसमें भी 2 गुना करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, इधर समीकरण के इधर करते हैं कुछ, तो उधर भी करने से दोनों तरफ कर देते हैं तो समीकरण का गलत नहीं होता। अगर एक तरफ अपने मन से करते हैं, एक तरफ अपने मन से गुना करते हैं, तो समीकरण क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखिए एक नया समीकरण आपके बन के आया, 6x + 3y बराबर 19 तिया 3y होगा कि 9y हो जाएगा, 3 तिया, 3 दूनी 6x और 3 तिया 9y बराबर 19 तिया 57, 2 तिया 6x + 4 दूनी 8y बराबर 26 दूनी 52। अब हम देख रहे हैं सेम तो हो गया, ठीक है सेम हो गया, पर विलुप्त करने के लिए तो एगो प्लस और एगो माइनस में चाहिए। तो आप लोग गौर कीजिए कि अगर इधर 5 है बराबर 5 है, ये समीकरण है, समीकरण का मतलब क्या हुआ कि बराबर है दोनों, इसी को तो समीकरण कहते हैं, ये समीकरण हो गया। अब हम बोले क्या चाहिए कि इधर 2 घटा देते हैं, इधर हम क्या कर देते हैं 2 घटा देते हैं। अगर हम 2 घटा दिए तो क्या हो जाएगा, इधर भी अगर हम 2 घटा देते हैं इसमें से, तब समीकरण क्या रहेगा सेम। तो जो चीज इधर क्रिया की है अगर वही चीज इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा, समीकरण पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम जान रहे हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, हम क्या करते हैं इसमें से ये घटा देते हैं और इसमें से ये घटा देते हैं। कैसे लिख करके, 6x + 9y में से घटा देते हैं 6x, तो जैसे ही घटाइएगा तो माइनस यहाँ पे लिखिएगा, तो माइनस ये प्लस रहता, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -8y, यहाँ 57 है बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में गुना होता क्या हो जाएगा -52। ऐसे करते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी कर लेते हैं, जहाँ प्लस रहता है माइनस, प्लस रहता है माइनस, प्लस रहता है तो माइनस, डायरेक्ट भी हो सकता है। ये क्या हो गया, एक चर आपका विलुप्त हो गया, 9 में से 8y गया तो कितना बचा, y बराबर 57 में से 52 गया तो फिर वही मान निकल के आया, y बराबर 5। y का मान जैसे ही 5 चला तो बोलेंगे समीकरण, y का मान समीकरण, जल्दी बोलो किस में रख दें, y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, और कोशिश कीजिएगा जैसे ही आप नया समीकरण बनाएं, पुराने समीकरण से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। अब आपको जो आप समीकरण 1 आपका ये कहलावेगा और समीकरण 2 आपका ये कहलावेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, y का मान किस में रखिए, समीकरण 1 तो ये कहला रहा आपका, तो 6x + 9y बराबर 57, 6x + 9 गुने y का मान 5 बराबर 57, 6x बराबर 57 माइनस क्या हो जाएगा 45, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 57 में से 45 जाएगा तो 12/6 दूनी, तो x का मान क्या निकला 2 ही निकला। तो क्या है, लुप्तीकरण विधि। यहाँ पर एगो चर जो हो गया लुप्त हो गया, बचा खाली y वाला, y बराबर 5, y का मान एक चर का जैसे ही मान पता चला बोलेंगे y का मान किसी भी समीकरण में रखने पर, बस बात इस ध्यान का देना है कि जैसे ही आप नया समीकरण बनाए अब वो आपका अपना समीकरण हो गया, अब जो पहले था वो क्या हो गया, खत्म। अगर पहले वाले में रखते हैं तो गलत ना, पहले वाले में रखेंगे तो कोई गलत ना।
ठीक है, चलिए अगर इसमें भी रख दिया जाए तो गलती 90% में गलती नहीं होगा, पर 10% ऐसा इसमें क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। बतावेंगे जब डॉट को क्लियर करेंगे तब। मिटा दे इसको, पहले फोटो खींच लेते हैं। मच्छर आ रहा है जी, मिटा दे। तो समझ में आया कौन विधि है ये, लुप्तीकरण। अभी हम किस चर को लुप्त किए थे, चूंकि हम x चर को बराबर करने का कोशिश किए। अब बराबर करने का मकसद है लुप्त करना, यानी कि हम x को लुप्त करना चाहें। अब किसको लुप्त करेंगे, y को एलिमिनेट करते हैं, लुप्त करते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, y को बराबर करना पड़ेगा। किसको बराबर करना पड़ेगा, y को बराबर करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि y हट जाए। क्यों चाहते हैं कि y हट जाए, क्योंकि एक चर बचेगा, आसान हो जाएगा। तो y हट जाए, तो y हट जाए तो सबसे पहले क्या बना है, सोच रहे हैं कि 4y है 3y है, दोनों को बराबर बनाना है। तो क्या क्या बनाना है, कौन बताता है, एलसीएम बताता है कि इसको क्या बना देना है, 12 बना देना है। इसको ही 12 बनाना है, इसको ही 12 बनाना। बताइए कि 3y में आखिर क्या गुना करके 12 बन जाए। तो अगर हम 3y में 4 गुना कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। क्या समीकरण सही रहेगा, इधर गुना किए हैं तो इधर भी हमको 4 गुना करना पड़ेगा। इसको भी चूंकि 4y को भी क्या करना है, 12 बनाना है, तो इसमें क्या गुना कर दें, इधर समीकरण के 3 गुना किए हैं तो इधर भी समीकरण के इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा। अब एक आपका नया समीकरण तैयार होगा, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12y बराबर 19 चौके 76, 3 तिया 9x प्लस क्या हो जाएगा 26 चौके 4 तिया बराबर 26 तिया 78। अब आपको हटाना है, हटाना तो क्या कीजिएगा आप, इसमें से इसको क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। जैसे ही आप देखिए गौर कीजिए, हम बोलते हैं x प्लस वाई में से 2x प्लस वाई को घटाइए, x प्लस वाई में से 2x प्लस वाई को घटाइए। हाँ अनुपस्थित का इंग्लिश क्या होता है, ना पता है बाबू, यही बाद में बताएंगे। जाइए ये पढ़ा रहे हैं, देखिए इधर x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई, बोलेंगे क्या चाहिए कि x प्लस वाई में से 2x प्लस वाई को घटाइए। तो x प्लस वाई में से घटावेंगे 2x प्लस वाई। गौर कीजिए अभी 2x भी प्लस में और y भी क्या चीज में, समझ में आ रहा सरमदी, हाँ देखो आ गई। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस वाई। गौर करो y 2x भी क्या था, प्लस में, तो माइनस में हो गया, y भी प्लस में था तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। इसमें जो प्लस में सो माइनस में, जो माइनस में सो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये घटा रहे हैं ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण क्या कर रहे हैं। आप लोग लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है, तो क्या कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस था, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। 8x में से माइनस 9x में से 8x जाएगा तो माइनस x, माइनस 12y प्लस 12y क्या हो गया, कटम कुटिम हो गया। 78 में से 76 गया तो क्या हो गया, चलिए लिखिए माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 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 x बराबर क्या हो गया। अभी हम यहाँ पे किसको भी लुप्त किए हैं, लुप्ती एलिमिनेट कर दिए हैं, किसको, y को खत्म कर दिए। एक चर का मान आपको पता चल गया। देखते हैं इसमें पहले एक चर का मान कैसे पता चलता है, आसानी से पता चल जाता है। कोई लंबा चौड़ा नहीं होता ना, तो पहले बाद में इतना करना पड़ता था प्रतिस्थापन और तुलनात्मक में, है ना। तो इससे क्या है, लुप्तीकरण विधि हो गया। किसी भी तरीके से आपको बोला जा सकता है। चलिए x का मान क्या रखते हैं, बोलेंगे x का मान किसी भी समीकरण में रखने पर ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप न्यू वाले समीकरण में रखिए। ऐसे भी दिख रहा है कि समीकरण में छेड़छाड़ यही बन गया ना, खत्म मामला हो गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, कोई भी समीकरण में रख दीजिए। 8x प्लस 12y बराबर 76। पता चला है कि x का मान 2 है, प्लस 12y का 12y बराबर 8 दूनी 16 प्लस 12y बराबर, सारे नियम को बताया जा रहा है, डॉट तो बाद में बताया जाएगा, है ना, एग्जाम्पल बताया जाएगा बाद में। 12y बराबर क्या हो जाएगा, 76 माइनस 16, तो 12y बराबर 76 में से 16 गया तो 60 ना, हाँ y बराबर क्या हो जाएगा 60y
12 यानी कि 5। फिर वही मान निकला x बराबर 2 y बराबर 5। समझ में आया तीनों विधि? तुलनात्मक विधि, दोनों के चर को क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इसमें x कैसा दिखता है, इसमें x कैसा दिखता है, इसमें y कैसा दिखता है, इसमें तुलना कर दी। प्रतिस्थापन विधि, किसी एक चर को हटा करके उसके जगह पर दूसरे चर को रख देना। लुप्तीकरण विधि, किसी एक चर को लुप्त कर देना। क्या हो रहा है, अभी y का लुप्त किए हैं, पिछले मरतबा x का भी लुप्त किए थे, और मन करेगा तो और कुछ लुप्त कर देंगे, है कि नहीं? ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए अब कल बताया जाएगा क्या चीज, कल आपको वज्र गुणन विधि और अनुपात निर्णय विधि बताया जाएगा।